हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 22 मार्च के करंट अफेयर्स में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि ये क्वेश्चंस डेली हिंदू न्यूज़पेपर में से आपके लिए जाते हैं, जो आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसमें हम क्वेश्चंस के साथ साथ इनकी स्टैटिक चीजें भी देखेंगे। जिस स्टेट का मेंशन होगा उस स्टेट के गवर्नर, सीएम और कैपिटल के बारे में और बाकी स्टैटिक चीजों के बारे में भी उस राज्य के बारे में देखेंगे। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन कहता है उगादी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अभी आपके 21 मार्च को इक्विनॉक्स हुआ था, विश्व हुआ था, यानी कि 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। इसके बाद से उत्तर भारत में गर्मी बढ़ने लग जाती है और जो सूरज है वो उत्तरायण होने लगता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसको नववर्ष माना जाता है और उगादी जो है वो एक नववर्ष का ही त्योहार है, जो साउथ इंडिया के राज्य जैसे कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, इस तरह के राज्यों में वहां के नववर्ष को उगादी कहते हैं। तो उगादी फेस्टिवल नववर्ष का त्योहार है। नेक्स्ट है, हु इज द करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायिक अधिकारी अभी कौन है? तो आर वेंकट रमनी फिलहाल भारत के न्यायिक अधिकारी है। ये भारत के 16वें न्यायिक अधिकारी है। पिछले साल सितंबर में इन्होंने के वेणुगोपाल को रिप्लेस किया था। अगर न्यायिक अधिकारी की बात करें तो न्यायिक अधिकारी को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में इनका मेंशन होता है, अनुच्छेद 76 में मेंशन होता है आपके न्यायिक अधिकारी का। और ये सरकार के मुख्य न्यायिक अधिकारी माने जाते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार को ये रिप्रेजेंट करते हैं। जब केंद्र सरकार से कुछ भी पूछा जाता है तो ये वहां पर जाकर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इनकी सैलरी का कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनको सैलरी दे दी जाती है, जो आपकी 2,50,000 प्रति महीना बैठती है। और इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, ये प्रेसिडेंट की प्लेजर पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्शन 354 का, जो आपका क्लोज 5 है सीआरपीसी, जो अपने यहाँ पर कानून की चलती है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो किसके बारे में? तो पहले ये आप घटना सुन लो। अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट इस चीज पर डिस्कशन कर रहा है कि जो फांसी है उसको और आपका क्रूरलेस बनाया जा सकता है क्या, या पेनलेस बनाया जा सकता है क्या। यानी कि किसी भी तरीके से जो फांसी है उसके टाइम पर व्यक्ति को पेन कम हो, उस तरीके का बनाया जा सकता है क्या। तो अभी सेक्शन 354 जो आपका सीआरपीसी का है, वो ये कहता है कि एक व्यक्ति को तब तक हैंग किया जाना चाहिए उसकी गर्दन से जब तक वो डेड ना हो जाए। तो अगर यहाँ पर ना ऑल्टरनेटिव के रूप में बातें की जा रही है, जैसे एक सजेशन आया है संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह, जिसको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में भी मार्क किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में फांसी का कौन सा स्वरूप अपनाया जाता है? तो वहां पर एक इंजेक्शन दिया जाता है, लीथल इंजेक्शन दिया जाता है, जिसके बाद व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी कि इस दिशा में क्या निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 वहां पर स्टेट है, प्रोवेंसी है, और इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो रखा है। भारत के फेडरेशन में और अमेरिका के फेडरेशन में यही डिफरेंस है कि वहां के राज्यों के पास सिजेशन राइट होता है, ये कभी भी अमेरिका से सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो दूसरी बात करें कि अमेरिका का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे पुराना संविधान माना जाता है। 1776 में वहां का संविधान लागू हो गया था। फिलहाल के प्रेसिडेंट जो बाइडेन है और कमला हैरिस वहां की वाइस प्रेसिडेंट है, जो इंडियन मूल की है।
चलिए अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन क्लियर $3 बिलियन बेल आउट फॉर श्रीलंका। तो अभी आईएमएफ ने फाइनेंशियल इमरजेंसी से गुजर रहे, वित्तीय आपातकाल से गुजर रहे श्रीलंका को $3 बिलियन का बेल आउट दिया है। तो किसने दिया है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने दिया है। आईएमएफ की अगर हम बात करें तो आईएमएफ में अभी 190 इसके मेंबर हैं। भारत ने इसको 27 दिसंबर 1945 को ज्वाइन किया था। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अभी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ है, जिनका इंडियन से संबंध है, और क्रिस्टाना जॉर्जिया अभी इसके क्या है? हेड है। क्रिस्टालिना जॉर्जिया अभी इसके हेड है। गीता गोपीनाथ इसके डिप्टी एमडी है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। 190 इसके मेंबर है। भारत ने इसको 27 दिसंबर 1945 को ज्वाइन कर लिया था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, मनरेगा कम अंडर विच मिनिस्ट्री। तो जो मनरेगा है, आपने नाम सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत हर रजिस्टर्ड व्यक्ति को इनफॉर्मल सेक्टर में यानी कि लेबरस वर्क मिलेगा 100 दिन का, ग्रामीण क्षेत्रों में, जो भी अगर इसको लिए अपने आप को रजिस्टर्ड करता है। और ये अगर मनरेगा का एक्ट पूछे तो मनरेगा का एक्ट आया था 2005 में। 2 फरवरी 2006 से इसको लागू कर दिया गया था। इसमें 100 दिन का गारंटी काम मिलता है। अगर सरकार इसको नहीं दे पाई तो आपको उसके बदले की कंपनसेशन मिलेगी। पहले ये सिर्फ नरेगा था, फिर 2009 में इसमें महात्मा गांधी वर्ड जोड़ दिया गया था और ये बन गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये आता है आपका यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के अंदर आता है आपका मनरेगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इज इन न्यूज, इट इज अबाउट। तो आपने अभी जेपीसी का नाम सुना हो। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं जेपीसी है क्या, तो अगर किसी कानून की वैधता को जानने के लिए या किसी बिल की उपयोगिता को जानने के लिए वहां पर दोनों सदनों की सहमति से, पहले एक सदन इसके लिए मांग उठाता है, फिर दूसरे सदन इसकी सहमति देता है, दोनों सदनों की सहमति से किसी मुद्दे पर जेपीसी सेट होती है। और जेपीसी का निर्णय अगर कोई मेंबर जेपीसी के निर्णय को नहीं मानता है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट के नियमों का दोषी माना जाता है। अगर भारत में जो जेपीसी की बात करें तो जेपीसी भारत में पहली बार 1987 में बैठी थी बोफोर्स मामले में। ठीक है, बोफोर्स मामले में जेपीसी सबसे पहली बार बैठी थी। इसको हेड बी शंकरानंद ने किया था। उसके बाद हर्षद मेहता का जो आपने केस सुना होगा स्कैंडल वाला 1992 का, उसमें दूसरी बार बैठी थी। फिर केतन पारेख शेयर मार्केट 2001, उसमें भी बैठी थी। फिर यूपीए गवर्नमेंट के घोटाले जैसे 2G स्पेक्ट्रम, उसके बाद वीवीआईपी चोपर स्कैम 2013 का, फिर लैंड एक्विजिशन बिल भूमि अधिग्रहण जिसमें सरकार ने जमीन के कंपनसेशन से रिलेटेड 2015 का, फिर एनआरसी वाला जो मुद्दा हुआ था हिंदू मुस्लिम वाला काफी ज्यादा 2016 उसमें। इसके अलावा जो राइट टू प्राइवेसी से जुड़ा हुआ था डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। इन केसों में अभी तक भारत में जेपीसी सेट हो चुकी है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी कोई फिक्स स्ट्रेंथ नहीं होती है, लेकिन हाँ रेशियो जरूर बना रहता है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर का 2:1। ठीक है, 2:1 नेक्स्ट है। और यहाँ पर ये चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अभी एक हिडनबर्ग एक रिपोर्ट आई थी और हिडनबर्ग रिपोर्ट के वजह से अडानी एंटरप्राइजेस पर सवाल उठे थे। तो इसको लेकर अभी विपक्ष मांग कर रहा है कि इस पर जेपीसी सेट होनी चाहिए, जेपीसी बैठाई जानी चाहिए।
तो अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपने जेपीसी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेशनल हाईवे किसको जोड़ता है? तो यहाँ पर अगर ये जो नेशनल हाईवे वाला क्वेश्चन है, ये इसलिए उठाया गया है क्योंकि अभी इस पर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और जिसके कारण अभी इसके कुछ पार्ट को बंद कर दिया गया है, और इस वजह से गुड़गांव के आसपास ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया है, जिसको देखते हुए दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर 2 नई मेट्रो ट्रेन को चलाया गया था, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन की वजह से भीड़ बढ़ रही है थोड़ी सी। तो नेशनल हाईवे अगर 48 की बात करें तो ये आपका दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 48 दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है। अगर हम भारत के सबसे बड़े नेशनल हाईवे की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 44 जिसकी लेंथ 3745 है। ये उत्तर में श्रीनगर को, दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, पहले NH7 भारत का सबसे बड़ा हाईवे होता था, लेकिन अभी NH44 भारत का सबसे बड़ा हाईवे। चलिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास राइट टू हेल्थ बिल? तो ये आपने अभी न्यूज सुनी होगी कि राजस्थान में बड़े हंगामे के बाद प्राइवेट सेक्टर के और जो डॉक्टर थे वो बाहर विरोध पर आ गए थे, लेकिन फिर भी राजस्थान भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास कर दिया है। यानी कि हेल्थ भी आपका एक फंडामेंटल राइट की तरह होगा, आपको फ्री में हेल्थ प्रोवाइड कराई जाएगी स्टेट के द्वारा। तो अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्रा 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को आपका राजस्थान एक राज्य के रूप में बना था। सीएम इसके अशोक गहलोत है, और पहले इसमें 37 डिस्ट्रिक्ट होते थे, लेकिन अब इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट और बढ़ा दिए गए हैं, 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, और अब इसमें डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो गई है 50। तो राजस्थान के बारे में ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं। अशोक गहलोत फिलहाल यहाँ के सीएम। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वेयर इज नेशनल चंबल सेंचुरी? ठीक है, चंबल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो चंबल राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली इसका जो क्षेत्र पड़ता है वो 3 राज्यों में पड़ता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये एक रामसर साइट के रूप में सिलेक्ट हो चुकी है। रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था। रामसर एक ईरान का शहर है। इसके अलावा ये घड़ियाल के लिए जाना जाता है। जो चंबल सेंचुरी है वो आपके घड़ियाल के लिए फेमस है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ओनर्ड कार्तिक गोन्सलेव्स विद 1 करोड़ रुपीज, हु इज ही? तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है MK स्टोलिन, उन्होंने गोन्सलेव को 1 करोड़ की धनराशि दी है। तो ये है कौन? तो जो गोन्सलेव है वो डायरेक्टर है। अभी ऑस्कर में आपको पता होगा, एक तो RRR मूवी से नाटू नाटू सॉन्ग, और इसके अलावा एलिफेंट विस्कर नाम की डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर मिला है। तो जो ये एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री है, इसके डायरेक्टर का नाम है कार्तिक गोन्सलेव्स। तो कार्तिक गोन्सलेव्स कौन है? कार्तिक गोन्सलेव्स है डायरेक्टर किसके? एलिफेंट विस्पर्स डॉक्यूमेंट्री के, जिसको क्या मिला है? जिसको मिला है आपका ऑस्कर। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग आपकी कहां पर हुई थी। चलिए, अगर हम यहां पर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। RN रवि इसके अभी गवर्नर है। 38 इसमें डिस्ट्रिक्ट है। 1 नवंबर 1956 को ये बना था, और MK स्टोलिन इसके सीएम है। MK स्टोलिन सीएम है, 1 नवंबर 1956 को बना था। 38 इसमें डिस्ट्रिक्ट है, और RN रवि यहाँ के अभी गवर्नर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हु इज द गवर्नर ऑफ गुजरात? गुजरात के अभी गवर्नर कौन है? तो गुजरात के अभी गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इस ग्रेटर फ्लैमिंगो यहाँ का नेशनल बर्ड है। 1 मई 1960 को ये बना था। भूपेंद्र पटेल
ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के सीएम है। और देखो एक है भूपेश बघेल जो आपके छत्तीसगढ़ के हैं, लेकिन भूपेंद्र भाई पटेल आपके गुजरात के हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनसीएलओएस? तो यूएनसीएलओएस की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। तो भाई सी को लेकर जो कानून है, ठीक है, उनको उनको क्या कहते हैं, हम अनक्लोज कहते हैं, यूएनसीएलओएस। 10 दिसंबर 1982 को इस पे साइन हुए थे, लेकिन ये फोर्सेबल हुआ था 16 नवंबर 1994 को। और यूएनसीएलओएस के जो लॉ है वो 167 कंट्री 167 कंट्रीज इनके नियमों को फॉलो करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेयर इज गैलेथा बे? गैलेथा बे कहाँ है? ठीक है, तो गैलेथा बे बेसिकली आपकी एक नेशनल पार्क है। कहाँ का? अंडमान एंड निकोबार के अंदर। अंडमान एंड निकोबार के अंदर आपका एक नेशनल पार्क का नाम है गैलेथा बे। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को सेपरेट करता है। अंडमान को निकोबार से कितना डिग्री चैनल आपका सेपरेट करता है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड ग्रेट निकोबार सेलेक्टेड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व एंड यूनेस्को साइट्स? आपको पता होगा ग्रेट जो निकोबार है वो एक आपका बायोस्फीयर रिजर्व भी है और यूनेस्को साइट्स भी है। तो 1989 में तो ये बना था आपका बायोस्फीयर रिजर्व, और 2013 में इसको सिलेक्ट किया गया था यूनेस्को की साइट के लिए। अब ये बेसिकली ग्रेट निकोबार से रिलेटेड क्वेश्चंस इतने क्यों आ रहे हैं? तो भारत सरकार यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चलाने जा रही है, और उस प्रोजेक्ट के तहत वो क्या क्या करेगी। एक तो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसके अलावा 450 मेगावाट का एक गैस और सोलर बेस प्लांट बनाया जाएगा सौर ऊर्जा के लिए। और यहाँ पर इको टूरिज्म सेंटर खोला जाएगा और लोगों को रहने के लिए रेजिडेंशियल टाउनशिप यहाँ पर बनाई जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हेन डिड आयुष्मान भारत योजना स्टार्टेड? आयुष्मान भारत योजना जो 2018 में जिसकी शुरुआत हुई थी, बेसिकली इसमें क्या होता है, आपका 5 लाख तक का जो इलाज होता है वो किसी भी हॉस्पिटल में आपका फ्री होता है अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत आपकी 2018 से। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि अपनी तरह का पहला काम भारत में हुआ है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनसे बिजली बनाई जाएगी। कहाँ किया जा रहा है ये? केरला की जगह कोझिकोड। कोझिकोड जो केरला में एक प्लेस पड़ता है, वहां पर वेस्ट से एनर्जी बनाई जा रही है। इसमें किस तरह का वेस्ट यूज किया जाएगा, ये चीज आपको नोट करने वाली है। नॉन रिसाइकेबल ड्राई वेस्ट। नॉन रिसाइकेबल ड्राई वेस्ट यहां पर क्या किया जाएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज होगा। नेक्स्ट है, व्हेन डिड वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट? विश्व पानी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को ये मनाया जाता है। इससे पहले मेंशन हुआ था केरला का, तो केरला के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल तिरुवनंतपुरम, 14 डिस्ट्रिक्ट इसमें है। यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। 1 नवंबर 1956 को ये बना था, और मलयालम यहाँ पर भाषा बोली जाती है, या यहाँ की स्टेट लैंग्वेज है। नेक्स्ट है, Who was the person headed the calendar reform committee in 1955? तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी इक्विनॉक्स के बाद से हमारा नया कैलेंडर, हिंदू जो कैलेंडर है वो शुरू हो गया था, और इसी को हमारा क्या माना जाता है, जो आपका सब कैलेंडर है, ठीक है, इसी को हमारा क्या माना जाता है, नेशनल कैलेंडर माना जाता है। वैसे जनरली अभी जो हम ये जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर फॉलो करते हैं, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। तो यहाँ पर 1955 में कमेटी बैठी थी जिसके हेड थे आपके मेघनाथ साहा। ठीक है, मेघनाथ साहा क्या थे, इस कमेटी के हेड थे। विच एक्ट स्टार्टेड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम? तो एक फाइनेंस एक्ट आया था 2017 का, जिसको एक मनी बिल के रूप में पेश किया गया था।
हमारे संविधान का आर्टिकल 110 मनी बिल के बारे में बात करता है, और मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पास हो सकता है। राज्यसभा के राज्यसभा के पास इसमें पावर नहीं होती है। राज्यसभा को बस इसको पास करना होता है 14 दिन के अंदर, अगर नहीं करता तो उनकी नाम में भी हाँ मानी जाती है। तो जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, बेसिकली ये पॉलिटिकल फंडिंग के लिए आई थी कि उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, पॉलिटिकल फंडिंग को रोकने के लिए। और इसमें क्या होता है, आपको एसबीआई के द्वारा आपको डिफरेंट बॉन्ड दिए जाते हैं। जिस भी पार्टी को आप डोनेशन देना चाहते हो, तो इसके लिए जो एक्ट आया था वो था फाइनेंस एक्ट ऑफ 2017। और इसने क्या किया था, एफसीआरए में भी सुधार किया था। एफसीआरए की फुल फॉर्म होती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का। इसके तहत क्या था कि जो विदेशी होते हैं वो भी भारतीयों को डोनेशन दे सकते हैं, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टियों को वो भी डोनेशन दे सकते हैं। इससे पहले एफसीआरए का जो ये पहला कानून है, ठीक है, इसमें क्या था, ये बैन था। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच एंटी सबमरीन लॉन्च बाय इंडिया रिसेंटली। भारत ने अभी एक एंटी सबमरीन लॉन्च करी है, उसका नाम है आईएनएस अमृत। कहाँ लॉन्च की है, कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, कहाँ लॉन्च की है, तो कोलकाता में लॉन्च की है। और इसको बनाया है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने, ठीक है। आईएनएस अमृत को बनाया है आपका गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आर्टिकल 142 किसके बारे में है। तो पहले आप घटना देख लो, अगर आपको घटना याद होती है तो आपको स्टैटिक चीजों को याद करना आसान हो जाता है। तो घटना यह है कि एक व्यक्ति अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उनके पास 500 के और 1000 के नोट थे, जो नोटबंदी के दौरान इलीगल घोषित हो गए थे। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग करे। आर्टिकल 142 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये डिस्क्रिशनरी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरे भारत में इन्फोर्सेबल होगा, ठीक है, पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय माना जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 142 कहता है, अगर आर्टिकल 142 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट कोई भी बात कहता है तो उसके निर्णय को पूरे भारत में माना जाएगा, ठीक है। तो ये इशू था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने इसको अधिकार को प्रयोग करने से मना कर दी। तो ये थे हमारे 22 मार्च के करंट अफेयर्स। कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है। हम मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।